नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सोरोकिन है, सोरोकिन ने गतिशीलता को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर सोरोकिन द्वारा गतिशीलता के ऊपर दिए गए परिभाषा लिखना है, यानी कि सोरोकिन के जो परिभाषा है गतिशीलता को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सोरोकिन का परिभाषा देना है गतिशीलता के ऊपर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थिरीकरण है और जो विभेदीकरण है, अस्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में क्या अंतर है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अस्थिरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अस्थिरीकरण होता है, सामाजिक अस्थिरीकरण की क्या विशेषता होती है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक प्रतिमान क्या है। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक प्रतिमान क्या है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक प्रतिमान के बारे में बताना है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक प्रतिमान का परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचों क्वेश्चन दिया हुआ है, शास्ति अथवा प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं। पांचों क्वेश्चन कह रहा है जो शास्ति होता है अथवा जो प्रतिबंध होता है, शास्ति अथवा प्रतिबंध से आप क्या समझते हैं। पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको शास्ति अथवा प्रतिबंध के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार होता है अथवा जो रूढ़िया होता है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको लोकाचार अथवा रूढ़ियों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमिका किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका किसे कहते हैं। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भूमिका के बारे में बताना है कि भूमिका किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग से आप क्या समझते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको सहयोग की परिभाषा लिखना है कि सहयोग की परिभाषा क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक संस्कृति क्या है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक संस्कृति क्या है। नवे क्वेश्चन के अंदर भी आपको भौतिक संस्कृति की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो धर्म है, यहाँ पर दोस्तों आपको धर्म को परिभाषित करना है, यानी कि 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको धर्म की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा होता है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा का महत्व बताना है, यानी कि शिक्षा के महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज होता है और जो समुदाय होता है, समाज और समुदाय में क्या समानताएं होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और समुदाय में 4 समानताएं लिखना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अस्थिरीकरण होता है, सामाजिक अस्थिरीकरण की जो विशेषता होती है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक अस्थिरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार होता है उसका अर्थ बताना है और उसका परिभाषा लिखना है, यानी कि लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार का परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघर्ष है एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति होती है, संस्कृति की जो विशेषताएं होती है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताना है।
है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य होता है, राज्य के जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा की परिभाषाएं दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा होता है, शिक्षा की जो परिभाषा होती है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुलोम विवाह होता है, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अनुलोम विवाह पे क्या करना है, अनुलोम विवाह पे आपको निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी होता है, नातेदारी की जो रीतियाँ होती है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर लिखिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो पशु समाज होता है और जो मानव समाज होता है, पशु समाज और मानव समाज में क्या अंतर है। नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्राथमिक समूह होता है, प्राथमिक समूह का क्या महत्व होता है। यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर प्राथमिक समूह का महत्व बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र होता है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र की परिभाषा देना है और समाज शास्त्र के जो विषय क्षेत्र होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक एवं मानवीय परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्रीय अध्ययन होता है, समाज शास्त्र अध्ययन के जो वैज्ञानिक एवं मानवीय परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के अध्ययन के जो वैज्ञानिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र अध्ययन के वैज्ञानिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में जो समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर आधुनिक भारत में समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले समुदाय की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो समुदाय होता है और समाज होता है, समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है, आगे दोस्तों आपको समुदाय एवं समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए तथा समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समिति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। यानी जो समिति होती है, सबसे पहले आपको समिति के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है समिति, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समिति के विभिन्न प्रकारों को बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि आगे कह रहा है कि जो समिति होती है, जो समुदाय होता है, समिति और समुदाय की जो समानता होता है और जो असमानता होता है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको समिति और समुदाय की समानताओं और असमानताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार होता है, परिवार के जो प्रमुख प्रकार होते हैं, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको परिवार के प्रमुख प्रकार का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति होता है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं और संस्कृति की जो विशेषता होती है, आगे दोस्तों आपको संस्कृति की विशेषता के बारे में बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको संस्कृति की परिभाषा बताना है और आगे आपको संस्कृति की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रमुख आधार होते हैं, यहाँ पे आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को तो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।